34 सालों के बाद हमारे देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी पॉलिसी वही होती है जो सही ढंग से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या नई शिक्षा नीति ग्राउंड लेवल पे एक अच्छे तरीके से सही ढंग से इंप्लीमेंट हो पाएगी, और क्या जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बातें बोली गई हैं उनकी सच्चाई क्या है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, लैंग्वेज यानी कि भाषा। दूसरा, स्कूल एजुकेशन। और तीसरा, बजट, कि सरकार अभी तक कितना बजट खर्च कर पाई है शिक्षा के ऊपर, या फिर जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है लैंग्वेज यानी कि भाषा। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश है यहाँ पे विविधता में एकता है। यानी कि हमारे देश के अंदर अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पे भाषा अलग है, अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पे भाषा अलग है, अगर हम ईस्ट की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें तो इन दोनों रीजन के अंदर जो भाषाएं अलग अलग होती हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर हर रीजन की अपनी एक भाषा है। तो ऐसे देश के अंदर जो है वो जो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी छात्र है, कोई भी बच्चा है जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन होगी या फिर उसकी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी वो उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर होगी। यानी कि अगर उसको जो है वो उसकी क्लास 1 और क्लास जो सेकंड होगी, वो जो क्लास होगी उसके अंदर जो उसको पढ़ाया जाएगा वो उसको पढ़ाया जाएगा उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर एक और बात की गई है, वहां पे बात की है कि उसको आफ्टर 3rd क्लास जो है उसको 2 लैंग्वेज और चूज करनी पड़ेंगी। ये इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आज के दौर के अंदर जहां पे इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन के उभरी है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल मानते हैं। मान लो एक पर्सन है जो साउथ से दिल्ली के अंदर आया है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मीडियम होगा वो साउथ की लैंग्वेज नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग उस लैंग्वेज को समझते नहीं है। तो यहाँ पे जो एक लैंग्वेज होगी जो कम्युनिकेशन का मीडियम हो सकती है वो है आपकी इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को जो है वो पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आज के दौर में यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो बन के उभरी है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जहां पे इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात की गई है लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाने की, अगर बाइलिंगुअल के अंदर पढ़ाने की बात की जाती है तो क्या हमारे पास उतने टीचर्स हैं जो उसको पढ़ा सकेंगे? क्या हमारे पास उतने स्कूल्स हैं? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहां पे हमने डेवलप पहले से किया है? इसका जवाब मिलता है नहीं। हमारे पास ना तो प्रॉपर टीचर है, हमारे पास ना तो प्रॉपर स्कूल्स हैं, हमारे पास ना तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो फिर ये कैसे पॉलिसी हमारे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगी? हालांकि जब स्कूल सिस्टम की बात आएगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कंडीशन क्या है स्कूलों की, सरकार स्कूलों के बारे में क्या कर रही है। हालांकि दोस्तों, जब ये ड्राफ्ट आया था हमारे देश के अंदर तो वहां पे हिंदी को जो है वो एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया गया था कि किसी भी स्टेट के अंदर जो 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वहां पे हिंदी को जो है वो कंपल्सरी ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूव की तो वहां पे जो हिंदी को जो है वो थोपा नहीं गया है किसी भी स्टेट के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है स्कूल सिस्टम। अगर हम पहले की सिस्टम की बात करें तो पहले हमारे पास सिस्टम था 10+2। लेकिन दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद हमारे पास सिस्टम आता है 5+3+3+4। अब इस सिस्टम के अंदर ये बोला गया है कि आपके जो पहले 5 साल होंगे वो किसी भी छात्र के लिए यानी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एज ए फाउंडेशन ईयर लिए जाएंगे। यानी कि इन 5 सालों के अंदर उसको प्री प्राइमरी भी करवाई जाएगी और इन 5 सालों के अंदर ही 1st एंड 2nd क्लास भी आएंगे। जो नेक्स्ट के 3 साल होंगे, इन 3 सालों के अंदर 3rd, 4th एंड 5th क्लास आएंगे। नेक्स्ट के 3 साल होंगे, इन 3 सालों के अंदर 6th क्लास, 7th और 8th क्लास आएंगे। और जो लास्ट के जो 4 साल होंगे ये 4 साल एज ए सेमेस्टर लिए जाएंगे। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो है वो 8 सेमेस्टर पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस सिस्टम को जान लिया कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारे जो स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल तंदुरुस्त है? इसका जवाब है नहीं। ना हमारे पास प्रॉपर टीचर है, ना हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना हमारे पास प्रॉपर स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत चिंता का विषय है, वो है ड्रॉप आउट रेट। दोस्तों, हमारी जो सरकारें हैं वो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं और यहाँ पे इसका रीजन वो ये देती हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं हैं, इसलिए उनको जो है बंद करना ही ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठता है, आखिरकार कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजता है? दोस्तों, इसका जवाब है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, वहां पे स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो ऐसे कौन से पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजेंगे? इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर। उन्होंने जो सरकारी स्कूलों का जो नक्शा था उसको एकदम से बदल दिया वहां पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो स्कूल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है ड्रॉप आउट रेट। दोस्तों, आप ये तमाम लोग जानते हैं कि जितने छात्र फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जब वो प्लस टू के अंदर पहुंचते हैं तो बहुत कम रह जाते हैं। ये बहुत सारे आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश के अंदर 6 साल से लेके 17 साल तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूली एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय, बहुत शर्मनाक विषय है। दोस्तों, अगर हम बात करें GER की, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो वो 6 to 8 क्लास है 90.9%। और जब हम बात करते हैं इसको 9 to 10th क्लास के अंदर, तो वो रेशियो जो है वो कम होके 79.3% रह जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें 11 to 12, तो वहां पे वो रेशियो और कम होके 56 रह जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, वहां पे जो GER है वो 25% है। यानी कि जो स्कूली सिस्टम है, वहां पे अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो जब वो हायर एजुकेशन के अंदर पहुंचते हैं तो वो 10 से रह जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारी सरकार ने बोला है कि हम 2035 तक जो हायर एजुकेशन का जो GER है उसको हम 50% तक लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, जब आप ये बात करते हैं कि हम जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाएंगे, उसको 50% तक लेके आएंगे, तो वहां पे ना आप स्कूलों के अंदर प्रॉपर टीचर दे पाते हैं, ना आप स्कूलों को प्रॉपर खड़ा कर पाते हैं, ना आप वहां पे स्ट्रक्चर दे पाते हैं, ना वहां पे फैसिलिटी दे पाते हैं। तो आप ये पॉलिसी जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? तो क्या ये पॉलिसी बनाने का सही तरीका है? क्या आप पॉलिसी के अंदर सब कुछ लिख देंगे लेकिन बाद में वो इंप्लीमेंट ही ना हो, तो उस पॉलिसी बनाने का फायदा क्या है? जो हमारा स्कूली सिस्टम है वो पॉइंट खत्म होता है। अब हम लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो पॉइंट है बजट। दोस्तों, 1964 के अंदर एक कोठारी कमीशन बना था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई थी और इस कमीशन ने बोला था कि हमारी केंद्र सरकार को एजुकेशन के ऊपर GDP का 6% खर्च करना पड़ेगा और स्टेट बजट का 30% खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप इसकी सच्चाई जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आज 1964 के बाद आज 2020 चला है, क्या सरकारें आज उतना बजट खर्च कर पाई हैं? और एक बहुत हंसी की बात है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी 6% बजट खर्च करने की बात ही की गई है। और हम ये तमाम लोग जानते हैं कि जब 64 के अंदर वो कमीशन बना था, उस कमीशन की ये रिपोर्ट थी कि सरकार को 6% खर्च करना है GDP का शिक्षा के ऊपर। और जब 1986 के अंदर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है और 2020 के अंदर जो हमारी ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर जो है वो 6% की ही बात की गई है, जो 1964 के अंदर कोठारी कमीशन ने की थी। तो दोस्तों, ये जो है वो बड़ा चिंता का विषय है कि 1964 के अंदर एक कमीशन आया था जिसने ये रिपोर्ट फाइल की थी, जिसके अंदर ये बात बोली गई थी, और सरकार जो है वो आज तक ये बातें पूरी नहीं कर पाई हैं। अगर हम बजट की बात करें तो सरकार आज भी शिक्षा के ऊपर 6% की बात तो छोड़िए, आप 5% भी नहीं, 4% भी खर्च नहीं कर पाई है GDP का। दोस्तों, अगर मैं आंकड़े की बात करूं यहाँ पे और अपने देश को और देशों से कंपेयर करूं कि वो कितना पैसा खर्च करते हैं GDP का शिक्षा के ऊपर, तो आपको यहां से नजर आ जाएगा कि हमारे देश की हालत कैसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं GDP की एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की। लेकिन दोस्तों, हमसे बहुत छोटी कंट्रीज हैं जहां पे हम बात करते हैं, जैसे नॉर्वे की बात करते हैं, तो वो GDP का शिक्षा के ऊपर 6.4% खर्च करते हैं। न्यूजीलैंड जो है वो एजुकेशन के ऊपर GDP का 6.3% खर्च करते हैं और USA जो है वो GDP का 6.1% खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। अगर हम बात करें UK की, तो वो 6.2% खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर, और चाइना एजुकेशन के ऊपर लगभग 6% खर्च करता है GDP का। तो यहां से ये साफ झलकता है कि हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे। जब तक हम शिक्षा के अंदर पैसा खर्च नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता है। ये आंकड़ा हमें यहाँ पे बताता है।
अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि हमारी सरकार वहां पे कितना पैसा खर्च करती है जीडीपी का। अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो वहां पे हम इजराइल की बात करते हैं, जो हमसे छोटी कंट्री है, वो 4.6% खर्च करते हैं। साउथ कोरिया की बात करें वो 4.5% खर्च करते हैं। जापान 3.2% खर्च करती है। जर्मनी 3.0% खर्च करती है जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और यूएसए 2.8%, चाइना 2.1%, रशिया 1% और इंडिया 0.7% खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जीडीपी का। तो यहां से आप अंदाजे खुद लगा सकते हैं कि जब बजट ही इतना है तो रिसर्च कितनी होती होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये साफ झलकता है कि हम ये कमीशन तो बना देते हैं, हम ये पॉलिसी तो लेके आते हैं, लेकिन क्या वो पॉलिसी जो है वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगी या फिर नहीं होगी, यह देखने का विषय है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।